नमस्कार संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यूज हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए सेना प्रमुख बना दिए गए हैं। ये न्यूज आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है अगर आरओ की बात कर रहे हो, आप आरओ की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि पूछ लेते हैं आपसे कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अब क्या बन गए हैं? देश के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, ये किसका स्थान लेंगे? पहले कौन थे? तो मनोज सिंह पांडे थे पहले सेना प्रमुख, अभी इनका स्थान लेंगे। 30 जून से ये अपना पदभार संभालेंगे और 1984 में भारतीय सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन इनको मिला था, तब से यहाँ पर ये कार्यरत थे। इसके पश्चात अब ये क्या बन गए हैं? देश के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। नाम उपेंद्र द्विवेदी, याद रखिएगा। ठीक है, स्थान किसका लेंगे? तो मनोज सिंह पांडे का स्थान लेंगे। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को ये मनाया जाता है। कोई भी दिवस होता है तो उसकी थीम महत्वपूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पर इसकी थीम जान लेते हैं क्या है। इसकी थीम है आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करे, बाल श्रम है उसको समाप्त करे। बाल श्रम क्या होता है? जब 14 वर्ष से कोई भी कम बच्चा आयु का है और उससे हम कार्य करवा रहे हैं, बाल श्रम उसको हम उस कैटेगरी में रखते हैं। आपने देखा होगा जब आप ठेले पर खाना खाना जाते हो या फिर इस प्रकार से आप चीजें देखते हो तो वहां पर कई बर्तन धोने के लिए कोई बच्चा रख रखा है या सर्विस के लिए कोई बच्चा रख रखा है। हम लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि ये बाल श्रम है, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। कई घरों में ऐसी स्थिति होती है कि वहां के बच्चों को भी कार्य करना पड़ सकता है, कार्य करते भी हैं बहुत सारे बच्चे खदानों में जा करके। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये देखने को मिलती हैं। आपकी क्या राय है इससे रिलेटेड? आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो बाल श्रम है इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि किसी की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है कि वहां पर कार्य करना पड़ रहा है किसी ना किसी व्यक्ति को। मम्मी पापा के साथ उस बच्चे को भी कार्य करना पड़ता है अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी खुद की पढ़ाई करने के लिए। तो हम इसे कैसे क्लैरिफाई करेंगे चीजों को और कैसे उनको एक डिग्निफाई लाइफ दे पाएंगे। आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसने बाल श्रम को खत्म करने के लिए वर्ष 2002 में इस दिवस के आयोजन की शुरुआत कर दी थी। 2002 से हम ये बाल श्रम जो दिवस है उसको मना रहे हैं। इसका उद्देश्य होता है कि बाल श्रम की भयावहता के प्रति लोगों को जागरूक करना, उनको बताना और साथ ही साथ बाल श्रम उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना, यानी कि सब लोग आगे आकर के बढ़ करके इसको समाप्त करें। सामूहिक प्रयास की बात की जा रही है यहाँ पे। आगे बात करते हैं क्या होता है बाल श्रम। देखिए, ऐसा कोई भी कार्य जो बच्चे की आयु, शारीरिक या मानसिक क्षमता के लिए अनुपयुक्त हो तथा इसमें दूरगामी परिणाम उसके विकास और भविष्य को विनाशकारी प्रभाव डाल रहे हो, उसको हम बाल श्रम कहते हैं। आयु यहाँ पे रखी गई है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि आप खदानों में कार्य करवा रहे हो, तो कोयले की खदानें होती हैं, चूड़ी की खदानें होती हैं, वहां पर कार्य कर रहे हो तो उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है फ्यूचर में, और भविष्य जो है वो भी उनका क्या है, सिमट करके रह जाता है उन्हीं खदानों के अंदर। इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। खतरनाक व्यवसायों को कम करने की प्रतिबद्धता यहाँ पर किया गया है। आईएलओ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को खतरनाक कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और 18 वर्ष से कम अगर कोई बच्चा है तो जो खतरनाक कार्य हैं, चाहे वो आप बिल्डिंग से रिलेटेड ले लो, चाहे वो खदानों में जैसे विस्फोटक खदानें होती हैं वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं, पटाखे की खदानों की यदि मैं बात कर लूँ, केमिकल्स के खदानों की यदि मैं बात कर लूँ, तो वहाँ पर उनका कार्य करना मना होता है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इसी के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ ये कब से कब तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं ये भी समझेंगे। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात करें तो ये 1970 के दशक से इन्होंने सियासत यानी कि हमारी पॉलिटिक्स में एंट्री करी थी। 1978 में ये विधायक बने थे। 1995 में तख्ता पलट के बाद ये आंध्र प्रदेश के क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1995 से 2000 और 2014 से 2019 तक ये आंध्र प्रदेश के सीएम रहे हैं। 2018 में इन्होंने एनडीए छोड़ दिया और फिर 2024 में ये वापस एनडीए में लौट आए। 2024 में 16 लोकसभा सीटें जीतकर इन्हें किंग मेकर कहा गया, और ऑफ कोर्स ये किंग मेकर थे क्योंकि इनका
जो इस बार आप देख रहे हो कि सरकार जो है पूर्णतया गठबंधन की बनी हुई है। कोई भी अगर इधर उधर होता, सब लोग कह रहे थे नीतीश जी इस बार आप पलट जाइए, आप तो हमेशा पलटते रहते हैं, लेकिन फाइनली वो पार्टी में रहे, एनडीए के साथ रहे और इस बार तीसरी बार जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया है। यहाँ पर आप देखोगे इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो। बिना इनके सहयोग के आप सभी जानते हो कि मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना मुश्किल था। ठीक है, तो चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को चुना है। आंध्र प्रदेश चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 175 में से 164 सीटें जीती थी। वही बात करें तृणमूल, जो आपकी तेलुगु देशम पार्टी है टीडीपी, इन्होंने 135, पवन कल्याण की जनसेना ने 21, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिली थी और जगन मोहन रेड्डी को 11 सीटें यहाँ पर दी गई थी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि इंपॉर्टेंट और किंग मेकर इनको क्यों कहा जा रहा है। मोहन मांझी बने ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। अभी तो सब कुछ बनेंगे जल्दी जल्दी, अभी तो सबको मिनिस्ट्री भी मिल गई है। चलो मुझे बताओ चिराग पासवान को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है? आजकल बहुत चर्चा में है चिराग पासवान जी। और साथ ही साथ मुझे ये बताना कि धर्मेंद्र प्रधान जी को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, क्योंकि सभी मिनिस्ट्रियां डिवाइड हो चुकी हैं। चर्चा में क्यों है? तो मोहन मांझी ने ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे लगातार 4 बार वर्ष 2000, 2004, 19 और 24 में विधायक चुने गए थे। ओडिशा को 24 वर्षों के बाद नया मुख्यमंत्री मिला है एंड दैट्स द मेन पॉइंट, बिकॉज नवीन पटनायक 2000 से मुख्यमंत्री बने बैठे थे ओडिशा के एंड फाइनली ये चेंज हुए हैं और अब नए बन गए हैं हमारे कौन से? मोहन मांझी। तो यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है पूछे जाने की। रीजन इसके पीछे ये है कि बहुत लंबे समय तक नवीन पटनायक जी ने सर्व किया है, इस वजह से। ठीक है, इस वर्ष ओडिशा में कुल 147 सीटों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी को जिसमें से 78 मिली, बीजेडी को 51 मिली, कांग्रेस को 14 और अन्य को 4 सीटें यहाँ पर मिली थी। आगे बात कर लेते हैं। ओडिशा की कमान संभालेंगे मोहन मांझी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी उम्र 52 साल है, जीते हैं ये क्योंझर से और इनकी संपत्ति टोटल 1.97 करोड़ है। स्नातक किया हुआ है इन्होंने। पेशा समाज सेवा और राजनीति है। भाई तो आप लोग भी समाज सेवा करो, समाज सेवा करके राजनीति में आप लोग आसानी से जा सकते हो। अगर कुछ और करना हो, नहीं करना हो, एनजीओ खोल लो, उसको चलाओ, उसमें भी पॉलिटिक्स में जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, बात करते हैं पूजा तोमर जी की, जिन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीती है और ये ऐसा जीतने वाली, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, क्योंकि अभी तक भारत में किसी भी महिला ने ये जो चैंपियनशिप थी, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ये नहीं जीती थी। ठीक है, इन्होंने ब्राजील की रियान डॉस सेंटेस को हराया है और इसका आयोजन जो हुआ था ये अमेरिका में हुआ था। पूजा तोमर मिक्स मार्शल आर्ट में द साइक्लोन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इनसे यहाँ पर ये पूछ लेगा भाई ये किस नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखना द साइक्लोन भी कहा जाता है इनको। मुझे ये बताओ कि जो नीरज चोपड़ा हमारे एथलीट हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है, ये मुझे आप बताना। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत 1993 में यूएसए में मिश्रित मार्शल आर्ट संगठन के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य एक रात का टूर्नामेंट आयोजित करके अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन को खोजना होता है। एक रात का ही होता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है कि अब आप लोग साल में 2 बार किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, जाकर के 2 सेशन होंगे। कई बार ऐसा होता था कि सेशन आउट हो जाता था, बच्चों का पूरा साल खराब हो जाता था, बट अभी यहाँ पर चेंजमेंट कर दिया गया। ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप देखोगे ये चीजें चलती थी, लेकिन इंडिया में नहीं था कि साल में 2 बार एडमिशन होने। लेकिन अब यूजीसी ने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है और साथ ही साथ चेंजमेंट कर दिया है, साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हो। कब कब? जुलाई से अगस्त में और दूसरा आप जनवरी से फरवरी में 2 सेशंस होंगे। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने वर्ष में 2 बार एडमिशन की व्यवस्था को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था से क्या होगा, शैक्षणिक सत्र में यानी 2024-25 में ही इसको शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में विश्वविद्यालयों में नियमित पाठ्यक्रम में एडमिशन वर्ष में 1 बार यानी कि जुलाई से अगस्त के बीच ही होते थे, लेकिन अब जनवरी से फरवरी के बीच भी होंगे। यह जो व्यवस्था है विश्वविद्यालयों के अनिवार्य नहीं होगी, या छात्रों की मांग के आधार पर इसकी शुरुआत कर सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, याद रखना। ईगा स्विएटेक ने जीता अपना 4था फ्रेंच ओपन खिताब। तो पोलैंड की है ईगा स्विएटेक। ठीक है, इन्होंने इटली की जैस्मीन
पाओलोनी को हराया है और उसके बाद इन्होंने अपना चौथा फ्रेंच ओपन एकल खिताब जीत लिया है। इससे पहले इन्होंने 2020 में जीता, 2022 में, 2023 में और इस बार 2024 का खिताब ये जीत चुकी हैं। अगर बात करूं मैं ईगा की, तो ये 5वां ग्रैंड स्लैम इनका खिताब होने वाला है, 5वां। ठीक है, उन्होंने वर्ष 2022 में यूएस ओपन महिला एकल का खिताब भी जीता था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच ओपन। तो ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। इसका आयोजन मई से जून में किया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये आयोजित होता है और यह लाल मिट्टी या क्ले की सतह पर बेसिकली खेला जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, बताइए कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाते हैं? 12 जून, 21 जून, 12 मई या फिर 21 मई? कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग के आंसर फिर से कम आने लगे हैं। रही बात क्लास की, यूपी स्पेशल की क्लास आपकी हो गई है 2, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।